विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए उपस्थित हैं और ये नया टॉपिक है 2021 सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में आपका जो थर्ड पेपर होता है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था। अधिकतर स्टूडेंट जो सर्वाधिक समस्या फेस करते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे समंक हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आंसर किस तरह से लिखें वो समझ में नहीं आता, किन बिंदुओं को ज्यादा हाईलाइट करें किन बिंदुओं को छोड़ें, बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। और मेरा अपना अनुभव यह है कि बहुत सारे बच्चे पहले प्रैक्टिस नहीं करते राइटिंग की स्टूडेंट्स, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, मेंस लिखते हैं फेल हो जाते हैं। नंबर आते हैं 250 में से थर्ड पेपर में 70 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, इससे ज्यादा उनके नंबर बढ़ ही नहीं पा रहे। अब हमारा टारगेट है, मेरा व्यक्तिगत आपका लिए ये लक्ष्य है कि हिंदी मीडियम का बच्चा भी जो हमारा 250 वर्ड्स मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर थर्ड पेपर इन यूपीएससी, आपका इसमें लगभग 125 से प्लस कुछ नंबर आए। और ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने इकोनॉमी को कितना साइंटिफिकली, कितना रैशनली, कितना ऑथेंटिकली, प्रिंसिपल बेस्ड, आपके थ्योरी बेस्ड आपने उसे प्रिपरेशन किया है, और उसे किस हद तक जो यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसी की शब्द सीमा में बिल्कुल उन कोर बिंदुओं को उठाया है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लिखने को तो हर बच्चा लिख लेगा, लेकिन आंसर जब वो लिखेगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को प्रारंभ करने के लिए हमने दो रणनीति अपनाएंगे। पहला, इस शब्द की विषय वस्तु क्या है उसका विश्लेषण करेंगे, और इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि इस विषय वस्तु का सही ढंग से प्रतिपादन या लेखन कैसे हो, यानी आपके उत्तर की संरचना किस प्रकार की हो। इन दो बिंदुओं पर आज हमारा फोकस है। आप प्रश्न पे जाइए, ध्यान से पढ़िए। वर्ष 2000 पहले से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कंप्यूटिंग पद्धति, यानी किस तरह से हम मापन करते थे। तो दिमाग में एक विषय आना चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से है। हमारे यहाँ 7 टॉपिक है, उसमें पहला ही टॉपिक है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय में ये जानना चाह रहा है आपसे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, आय को मापने की विधियां क्या है। स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय को मापने की 4 विधि मुख्य रूप से हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड है। दूसरा है व्यय विधि। तीसरा आपका है आय विधि, और चौथा आपका है मूल्य बढ़ाव विधि। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा गया है। कहीं कहीं हम सभी विधियों का एक साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर आप मोटे रूप से जानना चाहें 2015 से पहले सामान्यतः हम उत्पादन विधि और व्यय आय विधि का प्रयोग करते थे। उत्पादन विधि में जीडीपी की जो गणना करते थे, सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना करते थे, वो कैसे करते थे, बहुत सिंपल उसका मेथोडोलॉजी था, उसकी मैं चर्चा कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। यदि हम एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं, C4 वस्तुएं, S4 सेवाएं उत्पादित की गई हैं, उन्हें गणना करें किस पर, स्थिर कीमतों पे कर सकते हैं, फिक्स्ड प्राइस यानी जो बेस ईयर प्राइस है, मार्केट प्राइस जो चालू कीमत है, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। और ये वस्तुएं किस एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा एक वित्तीय वर्ष होता है। और एक देश की घरेलू सीमाओं में, घरेलू सीमा का मतलब होता है भारत की भौगोलिक सीमा क्या है। जैसे आप कहेंगे श्रीनगर से चलें कन्याकुमारी, इधर गुजरात में सिलचर, पोरबंदर, और इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिलचर तक का जो भूखंड है सारा, वो हमारा क्या है, भौगोलिक सीमा है या घरेलू सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर जो कुल वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होगा, इस तरह की गणना हम करते थे 2015 से पहले। और सामान्यतः किस पे होती थी,
तीनों पे दिया जाता था आर्थिक समीक्षा में, लेकिन सही वैल्यू गणना के लिए साधन लागत पर इसकी हम गणना करते थे। 2015 के बाद हमने मूल्य बढ़ाव विधि का प्रयोग किया तो जीवीए आने लगा, ग्रोस वैल्यू एडिड आने लगा, यानी सकल मूल्य वृद्धि कितना है, उसी के माध्यम से हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। अब आपके मन में 3 प्रश्न उठने चाहिए। पहला प्रश्न कि मार्केट प्राइस क्या है या स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है। दूसरा बिंदु आपके मन में आना चाहिए, स्थिर कीमत और साधन लागत में मूलभूत अंतर क्या है। तीसरा बिंदु आपके मन में आना चाहिए, उत्पादन विधि और मूल्य बढ़ाव विधि में अंतर क्या है। तब आप इस प्रश्न का एक बेहतर आंसर स्वतः अपने आप लिख सकोगे। वो तो 1 बाय 1 में डिस्कस आपसे करता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जब हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद और हम कहते हैं बाजार कीमत पर, तो बहुत सिंपल परिभाषा क्या होगी, जितनी भी वस्तुएं C फॉर कमोडिटी, S फॉर सेवाएं, सर्विसेज हमने एक वित्तीय वर्ष में पैदा करी, यदि हम उसकी गुणा प्रचलित कीमत से कर दें तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर होगा। लेकिन कितनी समय सीमा, एक वित्तीय वर्ष, एक हमारे साथ फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए और दूसरा हमारी घरेलू सीमा होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया गया है बाजार में प्रचलित कीमतों पर, वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक बहुत सिंपल बात समझने की है, आप एक उद्योगपति हैं और जब आप किसी भी चीज का उत्पादन करोगे तो आपको लागत उठानी पड़ेगी, और यह लागत क्या कहलाती है, साधन लागत। साधन लागत का क्या मतलब है जी, हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें आपका भूमि को आप लगान दोगे, श्रम को आप मजदूरी का भुगतान करोगे, मजदूरी, पूंजी पर आप ब्याज दोगे, ब्याज, आप संगठन पर वेतन दोगे, आप इसे क्या दोगे, वेतन दोगे, और आपका जो अंतिम बचता है उद्यमी, उद्यमी लाभ अर्जित करेगा। इन सब का योग साधन लागत कहलाता है। अगर मैं साधन लागत को बड़े सिंपल में लगान, मजदूरी, ब्याज, पेमेंट और ये प्रॉफिट, इनका जोड़ क्या कहलाएगा, आपका साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। साधन लागत पर, यह बात समझ में आई। साधन लागत पर जो सकल घरेलू उत्पाद होगा, अगर आप उसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ें, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर देने पड़ेंगे तभी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े, कई बार सरकार आर्थिक सहायता दे देती है, ये बराबर होगा जीडीपी मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के अंदर यदि हम साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर जोड़ें, उस पर दी गई आर्थिक सहायताएं घटा दें, तो हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का पता चलेगा। अब आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत और साधन कीमत पर क्या मूलभूत अंतर है, यह बिंदु आपका स्पष्ट हुआ। अब मैं दूसरा बिंदु की चर्चा करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे दूसरे बिंदु पे चर्चा करनी थी कि भाई इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर आया। उत्पादन विधि, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, उत्पादन विधि में आप उत्पादन की गणना करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, और मूल्य बढ़ाव विधि में क्या मूलभूत अंतर है। मूल्य बढ़ाव विधि में क्या मूलभूत अंतर है। उत्पादन विधि, उत्पादित मात्रा को कीमत से गुणा करते हैं, सिंपल। और मूल्य बढ़ाव विधि में उत्पादन के हर चरण पर जो हमारी इनपुट है, आगत है, आउटपुट है, उनका अंतर लेते हैं, और वो क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा, मूल्य बढ़ाव होगा। कैसे आप समझोगे, एक बड़े सिंपल से सूत्र से आप समझ सकते हैं। सपोज हमने लिया, ये आपकी आगत है, इनपुट है, ये निर्गत है, उत्पादन है, ये आपकी मूल्य बढ़ाव विधि है, वैल्यू एडिशन।
मूल्य बढ़ाओ विधि है। यहां प्राथमिक एक्टिविटी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, जिसमें कृषि है, वानिकी है, फिशरीज है, माइनिंग है। माइनिंग तो आजकल हम औद्योगिक सेकेंडरी सेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखोगे, सपोज 100 करोड़ रुपए की हमारी लागत है और यहां सपोज करिएगा 1000 करोड़ रुपए का उत्पादन है, तो कृषि क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य बढ़ा हुआ वो 900 करोड़ का हुआ। इसी तरह अगर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग परचेज करता है 1000 CR में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके पुनर्निर्माण करके उसे सेल आउट कर देता है 2000 CR में, तो मूल्य बढ़ाओ कितना हुआ जी? 1000 CR। तीसरे लेवल पे सेवा क्षेत्र में या हमारा टर्सरी सेक्टर में जो ट्रेड एंड सर्विसेज आते हैं, अगर ये इसे 2000 का परचेज करके और मूल्य सेल आउट करता है कंज्यूमर्स को स्टॉक में, रिटेल में, सपोज 4000 करोड़ का सेल आउट करता है, तो मूल्य बढ़ा हुआ 2000 करोड़ का। इस तरह से जब आप जीडीपी की गणना करोगे, जिसे जीवीए बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड, वो कितना आएगा आपका? 3900 CR का जीवीए आया है। जबकि अगर हम इसमें आउटपुट की गणना करें तो जो हमारा जीडीपी होगा वो कितना होगा जी? 7000 CR। ये तो हमारा 2015 से पहले का मेथड था, ये हमारा 2015 से बाद का मेथड है। और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जो एग्जैक्ट एक्चुअल आउटपुट हुआ वो वास्तव में ये है। यहाँ पे दोहरी गणना की प्रॉब्लम थी जो हमने 2015 के बाद बंद कर दी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि वास्तव में हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हो रही है। और इस तरह से वैश्विक मानकों के अनुसार हमने अपनी जीडीपी का कंप्यूटिंग या गणना करना प्रारंभ कर दिया है। दो बिंदु आपको क्लियर हुए। तीसरा बिंदु अब आपको जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इन दोनों विधियों में क्या क्या मूलभूत अंतर है वो समझ में आया। मूल अंतर क्या पड़े वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। 2015 से पूर्व और 2015 के बाद हमारी मेथोडोलॉजी क्या थी? पहला पॉइंट देखिए, यहां हमारा जो बेस ईयर प्राइस था, आधार कीमतें, बेस प्राइस, आधार कीमत 2004-05 के वित्तीय वर्ष की ली गई थी। इसके बाद हमने आधार कीमत 2011-12 के आधार पर कीमतों की गणना करी। दूसरा बिंदु देखिए, यहां हम उत्पादन विधि का ज्यादा प्रयोग करते थे, उत्पादन विधि का, और यहां हमने किसका जी? मूल्य बढ़ाव विधि का प्रयोग करना शुरू किया। मूल्य बढ़ाव विधि का प्रयोग करना हमने शुरू कर दिया। तीसरा जो मूलभूत अंतर आया कि प्रारंभ में हम किस कीमतों पर गणना करते थे? प्रारंभ में हम साधन लागत पर गणना करते थे, फैक्टर कॉस्ट। वैसे तो तीनों डाटा दिए जाते थे इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन हम साधन लागत को आधार मान के सारी विषय वस्तु का विश्लेषण करते थे। और यहां हमने किस पे गणना करना शुरू किया? यहां पर हमने स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रारंभ कर दिया। ये आपका मैंने कंटेंट पूरा डिस्कस कर लिया जो आपको इसमें लिखना है। अब आपको मैं जो नया टॉपिक है, इस प्रश्न का स्ट्रक्चर क्या हो, किन बिंदुओं को समाहित करते हुए आप अपना विश्लेषण बेहतर कर सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न लिखने से पहले आप उस पर गंभीरता से विचार करिए, वो प्रश्न पूछना क्या चाहता है, उसका एक की पॉइंट जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु निकालिए। और इसमें मूल बिंदु निकलता है 2015 से पूर्व, 2015 के बाद सकल घरेलू उत्पादन के मापन की पद्धति क्या थी, उसमें क्या अंतर है, ये इसका मूल बिंदु है। इसके लिए आप 3 भाग बनाओगे: प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना आपका जो शब्द सीमा होगी इसमें आप 15 वर्ड्स में लिखोगे। उपसंहार भी 15 वर्ड्स में लिखोगे। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आपको ये दिखाई भी दे रहा है, 150 वर्ड्स लिखने हैं। और रेस्ट ऑफ द 120 वर्ड्स आप इसमें लिखोगे। प्रस्तावना में क्या करोगे? 2015 से सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप
सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रारंभ की, जो सही गणना के लिए एक उपयुक्त विधि है। बस इतना लिख के उसका विश्लेषण करोगे। इसके पहले दो सब हेडिंग बनाओगे, नंबर 1, नंबर 2, 2015 से पूर्व क्या विधि थी, इसके भी दो हेडिंग बनाओगे, नंबर ए 15 से पूर्व, बी इसकी कमियां क्या थी। जैसा कि इस तरह से ए और बी इसका एक्सप्लेनेशन दोगे। आपको पहले में 60 वर्ड लिखने हैं, इसमें 60 वर्ड लिखने हैं। इसका मतलब 30 वर्ड इसमें डिस्कस करोगे, 30 वर्ड इसमें डिस्कस करोगे, 30 वर्ड इसमें डिस्कस करोगे, 30 वर्ड इसमें डिस्कस करोगे। यहाँ मेथोडोलॉजी की कमियां क्या थी, ये ओवर अकाउंटिंग, यानी ज्यादा गणना कर देती थी राष्ट्रीय आय की, सही फिगर नहीं मिल पाता था, वैश्विक जगत के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकते थे। ये सारी लिमिटेशंस आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। इसी तरह से आप जीवे के बताओगे क्या मेथोडोलॉजी है और उसकी क्या बेनिफिट है। देश की जीडीपी की सही गणना होगी, सही नीति बनाने में कामयाब होंगे, और हम किसी तरह के, क्योंकि आधार कीमतों पर गणना की गई है जो इन्फ्लेशन की कंडीशन से डिफ्लेट कर दिया गया है, इस तरह का विश्लेषण करके फाइनली आप इसका उपसंहार करोगे। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, तो यू कैन डू द बेस्ट आंसर एंड गेट द मैक्सिमम मार्क्स। एज यूपीएससी में ये पूछा भी जाता है कि क्या बेहतर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना चाहिए, वो आता है आपका जो गजट आता है, उसे ध्यान में रखते हुए इस नीति को फॉलो करिए। किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9999237051 पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक और काम कर सकते हैं, और ये क्या काम कर सकते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पे भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप मेरा इकोनॉमी का जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें हमारी क्लासें भी चलती हैं, 4 to 6 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, और 6 to 8 हिंदी मीडियम है, आप उसमें भी इनवाइट हैं। थैंक यू।